Hello, आज today we welcome Savita Shinde ma'am, who is from Hyderabad. और ये जो बुक का स्वाध्याय करने जा रही हैं, उस बुक का नाम है द थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर एंड द न्यू अर्थ बाय डॉलरेस कैनन. Savita ji is a pyramid meditation master. She is spreading meditation for last 5 to 6 years. She is a pharmacist by profession, and she is taking active part in saving our Mother Earth, in protecting our environment. Welcome, Savita ji, to the today's session. We are very eager to listen from you. Thank you. Thank you very much, Renu ji. Thank you for introduction and thank you for the platform कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला इतने अच्छे बुक को शेयर करने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. चलिए फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं अपने बुक का स्वाध्याय. मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है क्या आपने? हाँ, यस, दिखाई दे रहा है रेनू जी? जी, दिखाई दे रहा है. ओके. तो जिस बुक का स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर एंड द न्यू अर्थ. तो इस बुक के ऑथर के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है डॉलरिस कैनन. वो अभी शरीर में नहीं है. वो शुरुआती उनकी करियर के दिनों में एक एक्सप्लोरर थी, नए नॉलेज की खोज करता थी. बाद में उन्होंने हिप्नोसिस टेक्निक सीखा. उन्होंने एक टेक्निक इजाद की जिसको बोलते हैं क्वांटम हीलिंग हिप्नोटिक टेक्निक. तो जो यूजुअली हम देखते हैं जो लोग करते हैं, तो वो यूजुअली सबकॉन्शियस माइंड तक हमें लेके जाते हैं. पर डॉलर इसके साथ ऐसा नहीं हुआ. वो लोगों को ज्यादा डीपर लेवल तक लेके जा रही थी, जिसको हम सुपर कॉन्शियस उन्होंने वहां पे बुक में दिया है, जिसको हम हायर सेल्फ से कनेक्ट करना बोल सकते हैं. तो यूजुअली जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह थेरेपी देखते हैं, तो डॉलरीज भी वो करती थी. पर उन्होंने देखा कि बस वो क्लाइंट के पास फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बस उतना ही नहीं कर रही थी. उनके क्लाइंट उनको उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहे थे, अपने हायर सेल्फ के माध्यम से, उनके स्पिरिट गाइड के माध्यम से, डॉलर इसके स्पिरिट गाइड के माध्यम से. तो वो नॉलेज दे रहे थे अपने प्लैनेट के बारे में, अपने सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, मल्टीवर्स के बारे में, आने वाले पास्ट और फ्यूचर के बारे में, अपने अपने प्लैनेट के. तो वो बहुत ऊंचा लेवल का ज्ञान उनको मिल रहा था उनके क्लाइंट के माध्यम से. और उन्होंने वो सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको कंपाइल किया, और उन्होंने जो बुक पब्लिश किए, उनके मोस्ट पॉपुलर बुक की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है. आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो. तो चलिए हम अपने बुक का स्वाध्याय शुरू करते हैं, द थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर एंड द न्यू अर्थ. तो ये जो पहला वाला पोर्शन है, द थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर, इसको हम सुपरफिशियली लेंगे और द न्यू अर्थ जो है उसको थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करेंगे, जितना कि मैंने अंडरस्टैंड किया है उसको. तो ये जो थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर है, इसके बारे में जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अर्थ पे जीवन का पनपना कैसे शुरू हुआ. तो ये मैंने फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे दिखाया है कि हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ. तो जब शुरुआती दिनों में अर्थ के ऊपर पूरे वोल्केनोस थे, उसका सरफेस रहने लायक नहीं था. वो पानी नहीं था वहां पे, एटमॉस्फेयर पूरा पॉइजनस था, वोल्केनोस फूटते थे. तो ऐसे टाइम में जब वो इवोल्यूशन के ऐसे टाइम पे आ गई जहाँ पे लाइफ का अभी फॉर्म होना जरूरी था, तो वो टाइम में काउंसिल के लोग रहते, जैसे हमारे एक कंट्री को चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी रहता है, वैसे एक प्लानेटरी सिस्टम, एक प्लानेट को, एक गैलेक्सीज को, एक मल्टीवर्स को चलाने का एक गवर्निंग बॉडी रहता है. उसको यहाँ पे उन्होंने काउंसिल कहा है. तो काउंसिल के लोगों ने कुछ एंशंट बीइंग्स को बुलाया. उनको कहा कि अभी अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट करने का समय आ चुका है. तो वो एंशंट बीइंग ने फिर काउंसिल से परमिशन देके वो अर्थ पे आए.
उन्होंने अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज किया, अर्थ के ऊपर पानी बनाया, लैंड फॉर्म्स बनाए, और उन्होंने शुरुआत की एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। आप ये देख सकते हो पिक्चर। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसका जीवन उन्होंने वहां पे शुरू किया, और उसको देखने के लिए वो टाइम टू टाइम आ रहे थे कि मेरा हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है। फिर धीरे धीरे जाके उन्होंने जैसे प्लांट्स वहां पे बनाए, एनिमल्स बनाए, तो वो जैसे वहां से ही नहीं बन रहे थे, वो उनको अदर गैलेक्सीज से भी लेके आ रहे थे, और उनको वहां पे इन उनका इवोल्यूशन देख रहे थे कैसा हो रहा है। तो ये जो इवोल्यूशन चल रहा था अर्थ के ऊपर, कुछ ऐसे रीजंस आ गए कि उनको उसको 2 बार नष्ट करना पड़ा। तो वो एक है आइस एज, हमें पता है, हम लोगों ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में। और एक डायनासोर का युग, हमें पता है कि डायनासोर भी सब एक टाइम ऐसा आ गया कि वो सब मर गए थे, तो पूरा प्लानिट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो 2 टाइम उनको उनका एक्सपेरिमेंट है वो फिर से शुरू करना पड़ा। पर वो एक्सपेरिमेंट की इतने ज्यादा आगे नहीं गए थे, शुरुआती टाइम था उनका, तो उन्होंने उसको रीस्टार्ट किया। फिर ये चलता रहा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी टाइम आ गया है कि हम एक इंटेलिजेंट स्पीशीज अर्थ पे बनाए। तो उसके लिए उन्होंने एक एनिमल का चूज किया जिसको हम एप कह सकते हैं। तो ऐसा एनिमल उनको चाहिए था जिसका कि ब्रेन बड़ा हो, उसके 2 हाथ हो, जिसको कोई वो यूज कर सके अपने इवोल्यूशन के लिए। तो हमारे अंदर आप देखिए तो 98% जीन्स जो है वो एप से आते हैं हमारे। तो एप के जीन्स उन्होंने हायर बींग्स से मिक्स करके, कुछ म्यूटेशन करके उन्होंने ह्यूमंस को बनाया। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो कि उन्होंने ये सपोज एंशिएंट बीइंग है, उसने फर्स्ट ह्यूमन बींग्स बनाए। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जब एक इंटेलिजेंट बीइंग को हम जन्म देते हैं तो उसको हम फ्री विल देते हैं। बाकी अर्थ भी है, बाकी भी प्लैनेट है गैलेक्सीज में जिसको फ्री विल नहीं है, जो कर्मास से जुड़ी नहीं है, जिसको ये सब चीजें, ये रूल्स नहीं है। पर अर्थ के ऊपर उन्होंने वो रूल डाला था फ्री विल का। अगर आप किसी इंटेलिजेंट बीइंग को फ्री विल का रूल डाल देते हो तो आप उसके इवोल्यूशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो वो उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जो एंशिएंट बीइंग थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनका इवोल्यूशन फास्ट हो सके उसके लिए उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट देना शुरू कर दिए, जैसे कि फायर कैसे जलानी है, या व्हील्स कैसे बनाने हैं, या आगे जाके फार्मिंग कैसे करना है, तो जिससे कि उनका इवोल्यूशन फास्ट हो सके। तो ऐसे करते करते उन्होंने देखा आगे जाके कि जो ह्यूमन बीइंग है, उनको उन्होंने एक ईडन गार्डन जैसा बनाया था पूरे प्लानेट को। जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग है, वो एक हेवनली बॉडी जैसा उन्होंने बनाया था, जो कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। वो क्रिएटर से कनेक्टेड रहेंगे, वो हमेशा प्यार में रहेंगे, पूरा प्रकाशित रहेंगे। पर आगे जाके उनको पता चला कि एक मीटेओराइड, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक मीटेओराइड अर्थ को हिट करता है, जो बैक्टीरिया लेके आता है अर्थ के ऊपर। तो ये जो उन्होंने परफेक्ट एक ह्यूमन बीइंग और परफेक्ट एक हेवनली गार्डन बनाया था, उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन माने उनके वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं, वो खराब काम करना शुरू हो जाते हैं। जो भी गिफ्ट ये एंशिएंट बीइंग्स उनको दे रहे हैं, वो गिफ्ट का वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो खुद का डिस्ट्रक्शन, प्लानिट का डिस्ट्रक्शन, लोगों का डिस्ट्रक्शन ऐसा करना शुरू हो जाते हैं, और ये मिस्टेक वो रिपीटेडली करते रहते हैं। तो वो व्हील ऑफ कर्मा में अटक जाते हैं, उनका इवोल्यूशन वहां पे स्टॉप हो जाता है। और ये जो एंशिएंट बीइंग है वो, उनको नॉन इंटरफेरेंस है, तो वो इंटरफेयर भी नहीं कर पा रहे थे कि उनका डिग्रेडेशन हो रहा है इसके लिए। तो एक टाइम ऐसा आ गया अर्थ के ऊपर जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 कह सकते हैं। तो जहां पे उन्हें दिया गया एटॉमिक बॉम्ब का जो एक गिफ्ट है, उनका उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वॉर में। तो उन्होंने जब उसका इस्तेमाल किया तो उसके जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए वो पूरे मल्टीवर्स में चले गए। तो एंशियंट बीइंग को अभी
ये था कि वो ये सब चीजें मल्टीवर्स में स्प्रेड हो जाए वो अलाउ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये कहीं पे भी अभी स्टॉप करने की का टाइम आ गया है, उन्होंने सोचा। क्योंकि एक प्लैनेट जब अपने डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है तो वो जो ऑर्बिट में घूमता है वो उसकी पोजीशन छोड़ देता है। तो अगर एक प्लैनेट अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो ये प्लैनेट सभी गैलेक्सीज से कनेक्टेड है, यूनिवर्सेस से कनेक्टेड है। तो ये चीजें इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है। अगर एक चीज ड्रॉप हो गई तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है। तो वो ये सब चीजें अलाउ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने शुरुआती टाइम में अर्थ को आइसोलेट कर दिया था दूसरे प्लैनेट से। वो कनेक्टेड नहीं थी। जैसे सतयुग में वो कनेक्टेड थी चीजों में, पर कलयुग में उसका पूरा डिस्कनेक्शन कर दिया था बाकी यूनिवर्सेस से। तो उसको डार्क स्पॉट करके ये कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। तो ये ऐसा टाइम आ गया कि उनको अभी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना जरूरी था, क्योंकि ये सब चीजें मल्टीवर्स को अफेक्ट करने वाली थी। तो वो जाके काउंसिल को बोलते हैं कि फिर से हमें ये एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्या। तो काउंसिल डिसीजन लेती है कि अब हम एक्सपेरिमेंट के बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं, तो हम पूरा डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। हम इस पे दूसरा सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग तो इनके इवोल्यूशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग अंदर जाके उनकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इनको कैसे मदद करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम लोग उनके हेल्पिंग के लिए सबको बुलाएंगे, सभी सोल्स को, हायर सोल्स को, और को मदद करने के लिए बुलाएंगे। तो वो एक फुहार लगाते हैं मदद की अपने प्लानेट के लिए, अर्थ के। तो उसमें जो भी आत्माएं उनकी मदद के लिए आती है वो अलग अलग यूनिवर्सेस से आती है, अलग अलग डायमेंशन से आती है, गैलेक्सी से आती है। कुछ आत्माएं तो क्रिएटर से आती है। तो बहुत सारी आत्माएं जो अर्थ को अभी ये टाइम में मदद करने के लिए आई है, उन्होंने जन्म ही नहीं लिया कभी अर्थ पे। उन्होंने कभी लोअर वाइब्रेशन एक्सपीरियंस ही नहीं किए, जैसे हेट्रेट हो, एंगर हो। ये जो लोअर वाइब्रेशन है उनको पता ही नहीं है वो क्या है। और बस एक प्लानेट के प्यार के खातिर उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया और उन्होंने अर्थ पे जन्म लिया। तो उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा हार्ड गया। तो ये जो वॉलेंटियर आए थे अर्थ के ऊपर, उन्होंने जन्म लिया वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वो थ्री वेव्स में आए। फर्स्ट वेव जो थी वो डॉलरिस कैनन कहती है कि अपनी एज के 50s और 60s में है। और दूसरी वेव जो है वो अपनी एज के 20s और 30s में है। और तीसरी जो वेव है वो अपनी एज के 10 ईयर में है। तो वो बच्चे हैं छोटे छोटे, जो अर्थ को मदद करने के लिए ये टाइम में स्पेसिफिकली आए हैं कि अर्थ को हमें बदलना है। तो पहली जो वेव है 50s और 60s की, उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप झेलनी पड़ी। फ्रेंड्स, मैंने कब किसी बुक्स में पढ़ा भी है कि वो ऐसा टाइम था कि जब यूएस, यूरोप में जो लोग जिनको सुपरनेचुरल पावर्स थे, फ्यूचर देखने के, जिनको एंजल्स दिखते थे, तो ऐसे लोगों को पकड़ के लेके जाते थे, उनको विच डिक्लेयर करके जला दिया जाता था। तो इतना ज्यादा उनको ये फर्स्ट वेव को हार्डशिप झेलना पड़ा था। अंधकार बहुत ज्यादा था प्लानिट के ऊपर। जो नेक्स्ट वेव थी उनको थोड़ा एट इज गया था चीजें। और जो थर्ड वेव थी वो तो सुपर पावरफुल वेव है, बोल रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको एडीएचडी है, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं, तो लोगों ने उनको एक डिजीज का नाम देके डिक्लेयर कर दिया इनको एडीएचडी है। पर वो एनर्जी का एंकरिंग करने के लिए अर्थ के ऊपर आए हैं। वो सुपर पावरफुल बच्चे हैं, ऐसा उन्होंने वहां पे कहा है। तो ये जो थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर है, इसके बारे में डॉलरीज ने पहला वाला पार्ट में बोला है। और इनके साथ ये जो क्लाइंट्स है उसके, तो वो कहते थे कि हम पहले वेव के हैं, हम सेकंड वेव के हैं, हम थर्ड। वो खुद ही बताते थे कि हम कौन से वेव में पैदा हुए हैं। तो ऐसे उन्होंने उनका डिवीजन किया है, और वो क्या टास्क यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए हैं अर्थ के ऊपर, कैसे हेल्प करने के लिए आए हैं, वो सब डिटेल उन्होंने दिया है। तो वो पार्ट में हम लोग अभी नहीं जाते, वो बहुत ज्यादा है। हम नेक्स्ट पार्ट में न्यू अर्थ करेंगे। अभी ये पार्ट में जो हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है द थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर का। तो
दिस इज व्हाट आई एम हैविंग द स्लाइड, कि वो दर्शाती है कि कैसे एक सोल के वेव्स आए हैं अर्थ को मदद करने के लिए। और इनका कंपाइलेशन करके डॉलर स्केनॉन ने इस बुक का नाम द थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर दिया है। तो I think first part. So we'll यस, take in next lecture, next part. Thank you very much, थैंक Pranam. यू सविता जी। आपने बहुत अच्छे से इस बुक का इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में बताया कि थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर्स क्या हैं। वेव वन, जिनको सबसे ज्यादा हार्डशिप्स सफर करना पड़ा, एज ग्रुप 50 to 60, और जो सेकंड वाले मीडियम वाले थे, एंड थर्ड वन जो ऑल पावरफुल थे, और किस तरीके से हमारा ईडन गार्डन और कैसे फ्री विल का जो चॉइस थी वो किस तरीके से आया। Thank you so much. We are very excited to learn about the second part of this in continuation of the book, जिसमें कि आप ओल्ड एज और न्यू एज के बारे में बताएंगे। So thank you so much, ma'am. Thank you very much, Renu ji. Thank Thank you. you, friends, for listening to me. Thank you very much.